नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 9 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चाइना के अगेंस्ट इंडिया की काउंटर कोर्सिव स्ट्रेटजी। काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है, इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर एल जॉर्ज का मॉडल भी है कोर्सिव डिप्लोमेसी का इस आर्टिकल में, जिसे हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे वुमेन राइट्स से संबंधित, और तीसरे नंबर पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अतिरिक्त कुछ और क्वेश्चंस। मतलब फोकस इस आर्टिकल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर नहीं है, जनरल फोकस है कि जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाते हैं या फिर प्लान किए जाते हैं तो कौन से 2 मेन रेगुलेशन का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, आज के समय में 2 हैवीवेट्स, एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ यूएसए, इन दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस राइवलरी देखने को मिल रही है। जहां देखो, चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। रिविजनिस्ट पावर वो पावर्स होती हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव चाहती हैं। तो चाइना ये चाहता है कि यूएसए को रिप्लेस करके वो सबसे बड़ी पावर बने, यानी कि सुपर पावर बने। जबकि दूसरी तरफ यूएसए स्टेटस कोइस्ट पावर है। यूएसए चाहता है जैसा वर्ल्ड ऑर्डर अभी है ऐसा ही मेंटेन रहे, चाइना यूएसए को रिप्लेस करके सुपर पावर ना बन पाए और यूएसए सुपर पावर बना रहे। तो देखो, अब ये राइवलरी जो है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। चाइना की तरफ से लगातार कोशिश जारी रहेगी और यूएसए भी चाइना को कंटेन करने की कोशिश करेगा, जैसा कि यूएसए कर भी रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड का गठन, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके यूएसए चाइना को कंटेन करना चाहता है। ये राइवलरी जो है वो अलग अलग स्फीयर्स में देखने को मिलेगी। जैसे ट्रेडिशनल मिलिट्री के तौर पे कंपटीशन देखने को मिलेगा, डिप्लोमेटिक स्पेसिस, न्यू फ्रंटियर्स जैसे साइबर स्पेस, कोग्निटिव डोमेन। इसके अलावा भी दूसरे स्फीयर्स में यूएसए और चाइना के बीच राइवलरी देखने को मिलेगी। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में इंडिया जैसी मिडिल पावर्स के पास एक मौका है वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पोजीशन को, अपने स्थान को फिर से रीडिफाइन करने का। अब ये बात राइटर ने बोली है, इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन्स हैं बॉर्डर पर, उसको लेके कैसे इंडिया के पास एक मौका है, आगे अब हम इस आर्टिकल में जानेंगे। देखो, राइटर के द्वारा अलेक्जेंडर एल जॉर्ज का एक मॉडल दिया जाता है कोर्सिव डिप्लोमेसी का। अलेक्जेंडर एल जॉर्ज ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कोर्सिव डिप्लोमेसी के बारे में काफ़ी लिखा है। कोर्सिव डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? देखो, इसका सिंपल मतलब ये है, जब कोई देश टारगेट का, अब टारगेट देखो कोई भी हो सकता है, टारगेट कोई स्टेट भी हो सकता है और टारगेट कोई नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेररिस्ट ग्रुप। तो फिर से बोलता हूं, जब कोई देश, फॉर एग्जाम्पल बी कोई स्टेट भी हो सकता है, नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकता है, तो बी का ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है। कैसे? या तो फोर्स की धमकी से, या फिर लिमिटेड फोर्स के एक्चुअल इस्तेमाल से। तो ये मतलब है कोर्सिव डिप्लोमेसी का। एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, 2001 में यूएसए में कई जगहों पर हमला हुआ था, इंक्लूडिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो उसके बाद यूएसए को पता लग गया था कि ओसामा बिन लादेन इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं और अभी ओसामा बिन लादेन है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में किसकी सत्ता थी उस समय? तालिबान की। तो यूएसए ने सीधा सीधा धमकी दे दी तालिबान को, भैया ये टाइमलाइन है, मान लीजिए 3 दिन है आपके पास, 3 दिन के अंदर अंदर या तो ओसामा बिन लादेन आप हमें सौंप दीजिए, अदरवाइज हम हमारी सेना को अफगानिस्तान में भेजने वाले हैं। ये एग्जाम्पल है कोर्सिव डिप्लोमेसी का। हालांकि कोर्सिव डिप्लोमेसी फेल हो गई थी, तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को नहीं सौंपा था और यूएसए को इंटरवेंशन करना पड़ा था अफगानिस्तान में, मतलब अपनी मिलिट्री को भेजना पड़ा था अफगानिस्तान में। तो कोर्सिव डिप्लोमेसी में देखो 3 कंपोनेंट का होना जरूरी है।
एक तो आपको करना क्या है, डिमांड क्या है। जैसे यूएसए ने डिमांड रखी तालिबान से कि ओसामा बिन लादेन को सौंप दीजिए। सबसे पहला कंपोनेंट होता है कोर्सिव डिप्लोमेसी का डिमांड। दूसरा होता है टाइम, मतलब वो डिमांड कब तक आपको पूरी करनी है। अब टाइम ही अगर नहीं दोगे फिर तो तालिबान तो बोलता रहेगा ना, दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा रुको प्लीज, थोड़ा रुको प्लीज, फिर तो वो बोलता रहेगा। तो टाइमलाइन देना जरूरी है। यूएसए ने टाइमलाइन दिया कि 3 दिन है आपके पास, 3 दिन के अंदर अंदर सौंप दीजिए, अदरवाइज फिर हम एक्शन लेंगे। तीसरा है कंसिक्वेंस। आपको बताने भी तो होंगे ना कंसिक्वेंस क्या होंगे अगर आपने डिमांड को फुलफिल नहीं किया इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो यूएसए ने कंसिक्वेंसेस बता दिए थे कि अगर आप नहीं सौंपोगे तो हम हमारी मिलिट्री अफगानिस्तान में भेजेंगे। तो इस प्रकार से हमने कोर्सिव डिप्लोमेसी का बेसिक मतलब जान लिया। अब हम आते हैं अलेक्जेंडर एल जॉर्ज के कोर्सिव डिप्लोमेसी के मॉडल पर। इन्होंने देखो अपने मॉडल के 4 वेरिएंट्स दिए थे। सबसे पहला ग्रेजुअल टर्निंग ऑफ द स्क्रू। स्क्रू को यानी पेंच को आप धीरे से घुमा दो, उसके बाद आप देखो, इंतजार करो कि टारगेट का क्या रिस्पॉन्स है। तीसरे नंबर पे टैसिट अल्टीमेटम, मतलब आप इनडायरेक्ट अल्टीमेटम दे दो। इनडायरेक्ट अल्टीमेटम का देखो ये मतलब है कि चाइना ने ऑफिशियली इंडिया को कोई थ्रेट या फिर टाइम नहीं बताया है कि इतने समय में आप अपनी फोर्सेस को पीछे ले जाइए, लेकिन जैसे ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है, ये चाइना के सरकारी न्यूज़पेपर्स हैं और चाइना की पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की बातें लिखती हैं, चाइना की सरकार का रुख इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूज़पेपर्स में बातें छप रही हैं, धमकी दी जा रही है कि इंडिया की मिलिट्री बहुत कमज़ोर है, चाइना की मिलिट्री का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो ये है इनडायरेक्ट अल्टीमेटम यानी टैसिट अल्टीमेटम। उसके बाद सबसे लास्ट में है फुल फ्लैश्ड अल्टीमेटम। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना की सरकार ऑफिशियली इंडिया को धमकी दे दे कि भैया आप अपनी जो फोर्सेस हैं लद्दाख एरिया से ले जाइए और कुछ हाइट्स पर अभी जो इंडिया की मिलिट्री मौजूद है वहाँ पर भी आप अपने जवान हटा लीजिए, अदरवाइज आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक निश्चित टाइम फ्रेम भी दे दिया जाता है। तो ये चाइना की तरफ से होगा फुल फ्लैश्ड अल्टीमेटम। तो ये तो सिंपल मॉडल है। अब हुआ क्या इस मॉडल के अकॉर्डिंग, देखो चाइना ने स्क्रू को थोड़ा सा घुमाया। स्क्रू को थोड़ा सा कैसे घुमाया, मान लीजिए ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पे चाइना है। चाइना के जवान थोड़ा सा आगे आ गए, थोड़ा सा स्क्रू घुमा दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे आ गए। फिर उन्होंने दूसरे नंबर का जो पॉइंट था, वेरिएंट था, इस पर काम किया, ट्राई एंड सी, मतलब थोड़ा सा आगे जाया जाए इंडिया के क्षेत्र में और देखा जाए कि इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर तो इंडिया का रिस्पॉन्स ढीला ढाला है, मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे ही तो आए हैं, LAC वैसे भी डिस्प्यूटेबल है, अगर इंडिया का रिस्पॉन्स ऐसा होता तो फिर इसी चीज को चाइना की मिलिट्री LAC के यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरे हिस्सों पर भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती। अब बॉर्डर तो इंडिया और चाइना के बीच बहुत लंबा है ना, कितना है बताइए, कुछ शायद 3400 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इतना लेंथी बॉर्डर है इंडिया और चाइना का। अगर लद्दाख के एरिया में इंडिया की जो अप्रोच है वो ढीली ढाली रहती तो बाद में दूसरे एरियाज में भी चाइना इसी अप्रोच को अपनाने की कोशिश करता, यानी स्क्रू को धीरे धीरे और कसता जाता और टर्न करता जाता, मतलब अपनी आर्मी को थोड़ा थोड़ा और आगे भेजता जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा लैंड पर कब्जा किया जा सके। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंडिया के रिस्पॉन्स की। इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखो शुरुआत में तो जब चाइनीज LAC पर आगे आए थे तो इवन कुछ एक्सपर्ट तो ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि चाइना इंडिया से नाराज है क्योंकि इंडिया USA के काफी करीब जा रहा है। चाइना हमसे जो डिमांड कर रहा है, हमें चाइना की कुछ डिमांड मान लेनी चाहिए इस बात पर राजी होने के लिए कि आप अपनी मिलिट्री को, अपनी आर्मी को फिर से पीछे ले जाइए और अप्रैल मई से पहले की जो सिचुएशन थी उसको फिर से रिस्टोर कीजिए। समझ गए ना? सिंपल भाषा में बोलें तो कुछ एक्सपर्ट्स तो बल्कि ऐसा बोल रहे थे कि चाइना ने ये जो किया है मई अप्रैल में अपनी आर्मी को आगे भेज के, चाइना कुछ इंडिया से मांगे मनवाना चाहता है, तो हमें चाइना की कुछ मांगे मान लेनी चाहिए। लेकिन
सरकार ने चाइना की मांगें नहीं मानी। सरकार ने शुरुआत में ट्राई एंड सी अप्रोच को अपनाया, मतलब देखते हैं, कोशिश करते हैं, पहले चाइना को कन्विंस किया जाए कि भाई आप LAC पर ऐसा खेल मत खेलिए और अप्रैल और मई से पहले की सिचुएशन को रिस्टोर कीजिए। लेकिन चाइना नहीं माना। धीरे धीरे इंडिया ने माइल्ड फॉर्म ऑफ कोर्जन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, यानी थोड़ा थोड़ा इंडिया ने भी कोर्जन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। जितनी ट्रूप्स चाइना के मौजूद हैं LAC पर, इंडिया ने भी अपनी उतनी ही ट्रूप्स तैनात कर दी। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी उस एरिया में अपनी कैपेबिलिटीज को शो किया कि अगर लिमिटेड कन्फ्लिक्ट जनरेट होता है तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा क्या रोल प्ले किया जा सकता है। तो इससे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी को सिग्नल मिल गया कि इंडिया मानने वाला नहीं है। जब तक आप अप्रैल मई से पहले की सिचुएशन को रिस्टोर नहीं करोगे, वापस पीछे नहीं जाओगे, तब तक इंडिया मानने वाला नहीं है। हालांकि इंडिया ने देखो ना तो कोई डायरेक्ट धमकी दी, ना ही इंडिया ने कोई टाइम लिमिट दी, तो इसीलिए माइल्ड फॉर्म ऑफ कोर्जन कहा जा रहा है। धमकी तो तब होती ना कि अगर चाइना अपनी आर्मी को नहीं ले जाता है तो फिर हम ये कर देंगे, हम हमला कर देंगे। ऐसा इंडिया ने कुछ नहीं बोला और ना ही इंडिया ने कुछ टाइम लिमिट रखी। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो इंडिया ने डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई अल्टीमेटम चाइना को नहीं दिया। इसका रीजन भी है। रीजन ये है, कौटिल्य और संजू दोनों की जो अप्रोच है स्टेट क्राफ्ट की तरफ, वो ये बोलती है अगर देखो आप युद्ध को जीत जाओ बिना लड़े ही, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इंडिया ने कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्टीमेटम नहीं दिया चाइना को। इंडिया ने कुछ समय तक वेट किया, उसके बाद लद्दाख रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट हाइट्स को कैप्चर कर लिया और चाइना इस मूव से काफी ज्यादा सकपका गया, मतलब हैरान हो गया। अगर देखो इंडिया डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अल्टीमेटम देता चाइना को तो इससे तो एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़ जाता इंडिया और चाइना के बीच। एस्केलेशन अगर बढ़ जाता तो फिर चाइना की तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स होता, फिर तो देखो कुछ लिमिटेड कन्फ्लिक्ट या फिर कन्फ्लिक्ट मतलब वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती या फिर वार हो ही जाता। लेकिन बात तो वही है ना, युद्ध को जीतना है बिना लड़े। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, मतलब अलेक्जेंडर जॉर्ज के जो आइडियाज़ हैं उनमें एक बात ये भी निकल के आती है, कोर्जन मतलब दूसरे देश को आप कितना फोर्स कर पाते हो अपनी बात मनवाने के लिए, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप साइकोलॉजी का कितना इस्तेमाल करते हो। जैसे देखो चाइना को तो जाना ही जाता है साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए। जैसे ही टेंशन्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई इंडिया चाइना बॉर्डर पर, चाइना की प्रेस ने अपनी प्रोपेगेंडा वीडियोस को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाइनीज वेपन्स को दिखाना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार की स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई कि इंडिया तो बहुत कमज़ोर है, इंडिया के जो सैनिक हैं वो ठंड का सामना नहीं कर सकेंगे। अरे भैया, हम 1984 से ठंड का सामना कर रहे हैं, मतलब सियाचिन में इंडिया के सोल्जर्स कितने सालों से हैं, बल्कि चाइना के सोल्जर्स को इतना अनुभव नहीं है इतने ठंड वाले एरिया में तैनात रहने का। तो ये सब प्रोपेगेंडा था ताकि इंडियन ट्रूप्स के मनोबल को तोड़ा जा सके। साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा होती है ये सब चीज़ें। अलेक्जेंडर जॉर्ज वैसे ये भी बोलते हैं, देखो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल लीडर्स जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट के दूसरे कोलीग्स, उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एडवर्सरी लीडर्स की, यानी दुश्मन देश के लीडर्स की। फॉर एग्जांपल चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, उनके माइंडसेट की समझ होनी चाहिए। डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स का भी पता होना चाहिए। डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स मतलब प्रधानमंत्री मोदी को ये एहसास होना चाहिए कि क्या हम युद्ध लड़ भी सकते हैं या नहीं, अभी हमारी सिचुएशन क्या है, अगर युद्ध होता है तो इसके डोमेस्टिकली क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, सब पता होना चाहिए लीडर्स को। देखो चाइना की बात करें, चाइना की आर्मी ने अपना जो प्लान था कि हाँ LAC में इंडिया की साइड थोड़ा घुस जाते हैं, उन्होंने ये बहुत स्पीड से और बहुत चोरी छुपे इंप्लीमेंट किया। बट उनको ये अंदाजा नहीं था कि इंडियन आर्मी इस प्रकार से रिएक्ट करेगी। उन्होंने सोचा कि इंडिया थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करेगा जैसे पहला होता था, लेकिन इंडिया ने तो बिल्कुल उतने ही ट्रूप्स तैनात कर दिए जितने चाइना के हैं। इंडियन एयरफोर्स ने
अपनी पावर को शो किया इस रीजन में। मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स निकल के आई इंडिया की मिलिट्री की तरफ से भी, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी। इंडिया तैयार है, जब तक चाइना अपनी फोर्सेस को वापस नहीं ले जाता, इंडिया अपनी फोर्सेस को उस एरिया से नहीं हटाएगा। तो ये चाइना के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। इवन इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी, यानी सरकार ने भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। ऐसा नहीं, मतलब पैनिक बटन नहीं बचाया, हाय राम चाइना आ गया क्या करेंगे, नहीं। सरकार ने बिल्कुल एक जिम्मेदारी से स्टेटमेंट्स जारी की, क्योंकि देखो पैनिक बटन बचाने से कुछ होता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और यही जो हमने बात की, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा होता है कि दुश्मन देश का मनोबल तोड़ दिया जाए। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो टेंशन्स अभी भी बरकरार हैं बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के बीच, और फ्यूचर में ऊंट किस करवट बैठेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी तक की सिचुएशन को देखें तो इंडिया ने अच्छा काम किया है, मिलिट्रीली इंडिया ने रिकवर्ड किया है। मतलब शुरू में चाइना की जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया की साइड आगे आ गए, लेकिन फिर इंडिया ने भी कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर किया। डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया ने अच्छा प्ले किया है। वैसे भी पावर एसिमेट्री इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा है, उसको देखें तो भी इंडिया ने अच्छा ही काम किया है। देखो चाइना यूनिलेटरली बॉर्डर सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। चाइना यहाँ भी रिविजनिस्ट पावर है, जबकि इंडिया स्टेटस कोइस्ट पावर है। इंडिया चाहता है कि कम से कम बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व ना हो, तो जैसा है वैसा ही रहे, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता है। तो देखो चाइना यूनिलेटरली बॉर्डर सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। अगर इंडिया ने चाइना को रोक दिया तो मतलब इंडिया जीत गया। जैसे 1965 के वार में पाकिस्तान ने वार स्टार्ट किया था अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि हमें कश्मीर जीतना है, कश्मीर वापस लेना है। पाकिस्तान उस ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सका, तो मतलब इंडिया ने 1965 का जो वार है वो जीत लिया। अदरवाइज तो ये डिस्प्यूटेबल है कि 1965 का वार किसने जीता था। लेकिन इस लिहाज से देखें तो इंडिया ने ही जीता था, क्योंकि वार पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, ना कि इंडिया ने एक ऑब्जेक्टिव के साथ। क्या पाकिस्तान उस ऑब्जेक्टिव को सर्व कर सका? नहीं, तो मतलब हार गया, पाकिस्तान फेल हो गया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। देखो बीच में एक मनोबल की बात आई थी, तो एक बात मैं आपको वैसे ही बताना चाहता था जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे वगैरह में कहीं यूज कर सको तो पता नहीं, अदरवाइज एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार एक आर्मी जनरल का इंटरव्यू आ रहा था, तो वो मनोबल की इंपॉर्टेंस बता रहे थे कि ट्रूप्स में जो मोटिवेशन होता है उसका कितना रोल होता है। वो 1999 की एक बैटल का जिक्र कर रहे थे। एक ही बटालियन की 2 यूनिट्स अलग अलग जगह लड़ रही थी। एक ही बटालियन की 2 यूनिट्स, अब एक बटालियन की है तो सोल्जर्स में मोटिवेशन लेवल तो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। एक यूनिट के साथ कैसा हुआ कि वो एक छोटी सी पीक को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और आगे आगे उनका सूबेदार था। अब देखो पीछे पीछे नीचे नीचे सोल्जर्स थे, मतलब पहाड़ी पे चढ़ रहे थे ना, ऊपर सूबेदार था, नीचे सोल्जर्स थे। तो एक अफवाह सी फैल गई कि सूबेदार का जो सर है वो धड़ से अलग हो गया, मतलब गोली लग गई या फिर कुछ इस प्रकार की सिचुएशन जो वो बात कर रहे थे। फिर भी सूबेदार जो है वो गोली चला रहा है। मतलब सोच के देख रहे हो मोटिवेशन लेवल। नीचे सोल्जर्स को ये बात पहुंची कि हमारे जो सूबेदार है उसको गोली लगी है या फिर एग्जैक्टली जो सर है वो धड़ से अलग हो गया है, फिर भी सूबेदार जो है वो गोली चलाए जा रहा है। जो नीचे सोल्जर्स थे ना, उनका मोटिवेशन लेवल तो इतना बढ़ गया कि आज छोड़ेंगे नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए हम, और ज्यादा उनमें जोश भर गया और उन्होंने वो जो जिस पीक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे वो पीक उन्होंने अचीव कर ली। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, इसी बटालियन की दूसरी यूनिट किसी दूसरी जगह लड़ाई लड़ रही थी और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से, मतलब वो आसानी से अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते थे, लेकिन वो पीछे आ गए, मतलब नीचे आ गए वो, क्योंकि अब आगे आगे जो होंगे उनको लगा होगा कि नहीं आगे बहुत मुश्किल है, गोलियां बहुत तेज आ रही हैं और बहुत खतरा है, जान जाएगी। तो आगे आगे वाले जो थे उन्होंने एकदम से ये बातें बोली, तो नीचे वाले जो सोल्जर्स थे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, नीचे वाले सोल्जर्स को भी डर लगने लगा, तो वो सारे नीचे आ गए। तो ये जो मोटिवेशन होता है ना, बहादुरी
और डर, ये सब चीज़ें एक वायरस की तरह होती हैं। एक दूसरे को बोलता है, फिर दूसरे में भी डर आ जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि आप अपने ग्रुप में जो एस्पायरेंट्स हैं ना, वो अच्छे चूज कीजिए, जिनमें मोटिवेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, जो पॉजिटिव होने चाहिए, बहुत सीरियस होने चाहिए, क्योंकि फिर ये सब वैल्यूज़ आपके अंदर भी और ज़्यादा अच्छे से इनकलकेट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, जिस प्रकार से उन्नाव और हाथरस में रेप की घटनाओं में प्रशासन के ढीली ढाली अप्रोच का पता लगा था, उसी प्रकार से यूपी के बदायूं में एक रेप की घटना हुई और इसमें भी प्रशासन की जो अप्रोच थी, प्रशासन का जो रवैया था, वो सही नहीं था। 50 साल की एक आंगनवाड़ी वर्कर का रेप हुआ यूपी के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में और उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन देखो, इस पूरे केस में पुलिस ने पोस्टमार्टम में और बाद में एफआईआर रजिस्टर करने में काफ़ी लापरवाही बरती। अभी फ़िलहाल देखो, जो दोषी हैं और उनके साथी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि बिल्कुल कड़ा एक्शन लिया जाएगा दोषियों के अगेंस्ट। बट देखो, हैरानी वाली बात यह है, मतलब आयरनी ये है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक सीनियर मेंबर जिन्होंने विजिट किया फैमिली को, मतलब पीड़ित के परिवार के पास पहुंची, ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की सीनियर मेंबर, उनका नाम है चंद्रमुखी देवी। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी ना, वो एक प्रकार से जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इन्होंने बोला कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए इस समय, या फिर किसी पर्सन के साथ निकलना चाहिए। अगर परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो ये घटना नहीं होती। देखो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जिसका काम होता है कि महिलाओं के राइट्स को अपहोल्ड करना, इसी कमीशन की एक सीनियर मेंबर इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रही है, तो इससे बड़ी आयरनी क्या होगी। देखो, ये तो प्रिमिटिव माइंडसेट है। मतलब जब इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं ना कि महिलाएं ही जिम्मेदार हैं रेप के लिए, तो ये प्रिमिटिव माइंडसेट है। दूसरी चीज़ क्या है? लॉलेसनेस, मतलब सरकार की ये जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, एक डर पैदा रखना ताकि इस प्रकार के क्राइम ना हो। लेकिन अगर इस प्रकार के क्राइम होते हैं तो पीड़ित पर ही जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो मतलब ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। इसके बाद अगर हम बात करें कंसर्न्स की, देखो पहला कंसर्न तो ये है कि बहुत सारी महिलाओं ने जो काम किया है सभी स्फीयर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स में, उन सब के काम को अंडरमाइन करने वाली बात है, उन सब की मेहनत को अंडरमाइन करने वाली बात है अगर ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि महिलाओं को देख के घर से बाहर निकलना चाहिए। जो इक्वल राइट्स की हम बात करते हैं, इक्वल राइट्स मूवमेंट जो चलती है, उसका क्या मतलब रह जाता है जब इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं कि महिलाओं को किसी के साथ बाहर निकलना चाहिए, दिन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर रात को नहीं निकलना चाहिए। क्या मतलब रह जाता है फिर इक्वल राइट्स मूवमेंट का। 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार इंडिया में हर दिन 88 रेप के केसेस सामने आते हैं और यूपी में सेकंड हाईएस्ट नंबर रेप के केसेस सामने आए 2019 में। कितने? 3065। और देखो, ये तो वो आंकड़े हैं जिनको रजिस्टर किया गया है। अब आपको भी पता है रेप के साथ कितना ज़्यादा स्टिग्मा अटैच है। न जाने कितने केसेस ऐसे होंगे जो पुलिस के सामने आए ही नहीं होंगे। वैसे 2012 की निर्भया घटना के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें रेप के लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। लेकिन देखो, उस रिपोर्ट में जो जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट थी निर्भया घटना के बाद, उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं, जैसे पैट्रियार्कल माइंडसेट, पुअर पुलिसिंग। इन सब चीज़ों को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो 2021 चल रहा है और 2021 में अगर इंडिया में महिलाओं को बोला जाता है कि आप घर के अंदर रहिए, आप चंद्रमा मत जाइए, मून पर मत जाइए, तो फिर इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि महिलाएं घर से बाहर निकले, वर्क फोर्स को ज्वाइन करें। इससे हमारी इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा। याद होगा आपने हमने एक आंकड़ा डिस्कस किया था। अगर देखो
वुमेन का इक्वली पार्टिसिपेशन होता है वर्क फोर्स में, तो फिर देश की जीडीपी को 27% तक इंक्रीज किया जा सकता है, और गरीबी तो कितनी कम होगी। अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी की डेटा के अनुसार देखो, कोविड-19 में बहुत से लोगों की जॉब्स गई थी, तो ज़्यादातर मैन की जो जॉब गई थी कोविड-19 की वजह से, वो तो रिकवर हो गई हैं। मतलब उन्होंने वहाँ नहीं तो कहीं और जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ऑलमोस्ट जितने मैन की जॉब गई थी वो उन्हें वापस मिल गई, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए समाज को, सरकार को, पुलिस को, फैमिली को, सबको एक साथ आना चाहिए महिलाओं को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल विस्टा से संबंधित है। मतलब बिल्कुल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं की गई है, जनरल प्रोसेस के बारे में बात की गई है प्रोजेक्ट से संबंधित। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, कंटेक्स्ट से आप वाकिफ हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना वर्डिक्ट दिया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जो क्वेश्चंस उठ रहे थे उनको विराम लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा वो भी आपको पता है। पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग बनेगी, एक पूरा सेक्रेटेरिएट बनेगा जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी मिनिस्ट्रीज होंगी, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का नया आवास, वाइस प्रेसिडेंट का नया आवास, मतलब बहुत सारी चीज़ें होगी इस सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में। देखो, काफ़ी सारे आरोप भी लगे इस प्रोजेक्ट में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट हमारे देश में जब भी इस प्रकार के प्लान प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ने की कोशिश होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे देखो, आंध्र प्रदेश में अमरावती कैपिटल को डेवलप करने की बात आई थी, बहुत सारे इश्यूज आ गए। चंद्रबाबू नायडू ने अपना कुछ डिज़ाइन तैयार करवाया था कैपिटल कैसे होगी, और बहुत सारी फर्म्स को तो कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया था। लेकिन जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक नहीं 3 कैपिटल बनवाएंगे, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल भी कर दिया। और काफ़ी ऐसा भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि ये सही नहीं है, ऐसे तो इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं अगर इस प्रकार से सरकार अपनी जैसे ही चेंज होगी अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को अगर रद्द कर दिया जाएगा, फिर तो कौन सी फर्म यहाँ पे इंडिया में आना चाहेगी। उनको लगेगा अरे ये तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, जब मर्जी आए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, नुकसान हो गए है ना उनको। अगर देखो हम सिटीज़ की बात करें ना, कि आज़ादी के बाद हमने कितनी सिटीज़ प्लान रूप में डेवलप करवाई है, आप बताओ। देखो, मुख्य रूप से ना हमने एक ही सिटी प्लान रूप से डेवलप की है आज़ादी के बाद, उसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अच्छी डेवलप है, हालांकि चंडीगढ़ में भी काफ़ी सारी कमियां हैं, जगह काफ़ी थी और उस जगह का अच्छी तरह से इस्तेमाल और बेहतर ढंग से किया जा सकता था। अब दिक्कत आ रही है चंडीगढ़ में भी। तो देखो, मेनली राइटर यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन, दूसरा आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोक्योरमेंट। पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब वैसे तो देखो चुनी हुई सरकार की मर्जी होती है वो कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप करवाए कहाँ पे, क्योंकि जनता ने सरकार को चुन लिया है। बट सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी है, हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी और वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी मतलब सरकार में ही जो वेरियस बॉडीज हैं जैसे हेरिटेज कमेटी, इन्वायरमेंटल रेगुलेटर, इनका अप्रूवल लेना जरूरी है। सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के मामले में सरकार ने प्रोजेक्ट पहले ही स्टार्ट कर दिया और बाद में इन्वायरमेंटल रेगुलेटर से रेगुलेशन लिया। तो एक बार देखो, प्रोजेक्ट को लेके जब सरकार आगे बढ़ जाती है तो फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेटर के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि सरकार तो इतना आगे बढ़ चुकी है, अब तो अनुमति देनी ही पड़ेगी, अगर नहीं दी तो नुकसान हो जाएगा। तो ये तो देखो होना नहीं चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले आप अनुमति लो, उसके बाद प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ो। और वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब सिटीजन ओवरसाइट, जनता के साथ कंसल्टेशन। वैसे देखो, अगर सिटी का कोई मास्टर प्लानिंग होती है या फिर कुछ दूसरे भी प्रोसेसेस हैं जहां पर सिटीजन्स के साथ कंसल्टेशन तो होता है, लेकिन सिटीजन कंसल्टेशन की जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा वेग है। ना बताया जाता है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर शामिल होंगे इस कंसल्टेशन में, कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कब कब मीटिंग होगी, किन किन पॉइंट्स पर मीटिंग होगी। अगर मीटिंग में ये तय हुआ कि प्रोजेक्ट सही नहीं है, सजेशन आए तो उनका क्या किया जाएगा, मतलब कुछ भी तय नहीं है कि सिटीजन्स के साथ कंसल्टेशन कैसे होगा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को लेकर। अब इसके बाद बात की जाती है दूसरे रेगुलेटरी चेंज की। जो आर्किटेक्चरल सर्विसेज हैं उनको कैसे प्रोक्योर किया जाए। मतलब
देखो सेंट्रल विस्टा है या पार्लियामेंट का जिन्होंने डिजाइन तैयार किया है, उनको सरकार ने कैसे चुना। मतलब देखो आमतौर पर जब इस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आर्किटेक्चरल सर्विसेज को प्रोक्योर करने की बात आती है ना, सरकार अपनी पसंद के कुछ आर्किटेक्चर्स को बुलाती है, उनसे डिजाइन मंगवाती है और उन्हीं में से किसी एक डिजाइन को पसंद कर लिया जाता है। लेकिन होना यह चाहिए कि काफी सारे डिजाइन्स सरकार इनवाइट करे, अपनी पसंद के नहीं। मतलब कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि इवन छोटी फर्म भी काफी बढ़िया डिजाइन लेके आ सकती है। आमतौर पे सरकार सिर्फ बड़ी फर्म्स को इनवाइट करती है। अब बड़ी फर्म का मतलब ये तो नहीं है ना कि अच्छी फर्म है, मतलब डिजाइन अच्छा ही होगा, ज्यादा ही क्रिएटिविटी होगी बड़ी फर्म के पास, ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है। तो उसी प्रकार से सरकार को जो एंट्री बैरियर है उसे रिड्यूस करना चाहिए। सरकार ऐसी कंडीशन भी लगा देती है कि प्रोजेक्ट को देने के लिए हम उस फर्म को प्रोजेक्ट देंगे जिसका इतना टर्नओवर हो, जिसने इतना काम किया हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी फर्म के पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस हो लेकिन वो फर्म बहुत अच्छी हो सकता है कि उस फर्म के पास टर्नओवर ज़्यादा ना हो लेकिन क्रिएटिविटी इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा हो। तो सरकार को इन बातों को सोचना चाहिए कि टर्नओवर संबंधित जो बैरियर्स हैं उन्हें सरकार रिड्यूस करे, ताकि छोटी छोटी फर्म्स भी सामने आ सकें अपने डिज़ाइन लेकर सरकार के पास। हो सकता है सरकार को ऐसे में से किसी डिज़ाइन को पसंद आ जाए। तो ये सारी बातें आर्टिकल में बोली जाती हैं कि एंट्री बैरियर जो है वो रिड्यूस कर देना चाहिए उन फर्म्स के लिए जो अपना डिज़ाइन सरकार को प्रेजेंट करना चाहते हैं इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।